हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के फुल सिलेबस को कवर करता है। हेंस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का लेक्चर क्लास 11th के सेट थ्योरी चैप्टर पर बेस्ड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट होता क्या है। नॉर्मल डिस्कशन में हम पैक ऑफ कार्ड्स, सेट ऑफ बुक्स और इसी तरह की ग्रुपिंग यूज़ करते ही हैं। और मैथमेटिक्स में पहले पिछले क्लासेस में आपने नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रियल नंबर, इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है। तो ये ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को ही सेट कहते हैं। अब सेट की फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड, यहाँ पर वेल डिफाइंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह की चीज़ें आपके एक उसके ग्रुपिंग, उसके कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो उसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसी हेजी से नहीं होना चाहिए कि कभी वो कुछ रहे कभी कुछ रहे, या फिर हमेशा क्लियर कट ना रहे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर एक देखें कि हम जो सेट डिफाइन करते हैं उसके लिए हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही सारी चीज़ें लिखते हैं, और ये जो कंटेंट जो लिखते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होता है। और इन कंटेंट्स को जो है, जो भी अंदर जो हमने चीज़ें लिख रखी है, जो भी लिख रखा है, उसे हम ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। मोस्टली एलिमेंट्स ही यूज़ किया जाता है हमारे इनके कंटेंट के बारे में। तो हम कहते हैं कि सेट हैज़ दिस एलिमेंट्स, या ऑफ कोर्स हम ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जनरली हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पर हमने सेट ए को डिनोट कर रखा है तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया। कैपिटल लेटर ए इज़ इक्वल टू, और ये जो है हमारे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 हैं। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए इसे एक सेट कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं वो सब देख लेते हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है कि सेट को डिनोट किया जाता है जनरली कैपिटल लेटर्स से, तो ये अभी हमने देख ही लिया, ए बी सी डी किसी भी तरह के। और जो अगर हम जेनरिक एलिमेंट्स की बात करें तो वो एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक जेनरिक एलिमेंट्स ए कहें तो ए एलिमेंट ऑफ ए अगर कह रहे हैं तो ए अभी यहाँ पर 1 2 3 4 में से कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम कभी शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम स्मॉल लेटर ले लेते हैं। अब एक इसके अलावा यहाँ पर हमने एक अभी यूज़ किया ये जो है साइन, इसको ग्रीक साइन है, ये एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन है ये साइन, और ये इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू। इसका मतलब हुआ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या इसको बोल सकते हैं ए स्मॉल ए, दैट इज़ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसी तरह अगर मान लो कभी हमारे पास कोई एक एलिमेंट नहीं है तो उसे ये एप्सिलॉन ऐसे हम काट देते हैं, तो नॉट द एलिमेंट ऑफ, या डज नॉट बिलोंग टू कहा जाएगा इसे। जैसे एग्जांपल लें तो अगर मेरा स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के देखें तो 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और अगर हम कहें 8 इज़ नंबर 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि यहाँ पर 8 डिफाइंड नहीं है। तो 1 2 3 4 एट्सेट्रा ये जो होंगे वो एलिमेंट ऑफ ए होंगे। और यहाँ हम अगर बात करें तो 8 9 18 15 कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर अगर हमने ले लिया तो वो नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जिस पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़े। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आर द फॉलोइंग ए सेट, जो हमने जो अभी डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये सेट है या नहीं। तो फर्स्ट कहता है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये सेट है या नहीं है। ठीक है, और दूसरा कहता है बेस्ट एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस कुछ भी बात करो आप, वो कौन हैं।
तो ये अगर बात करें तो वो सेट है या नहीं है, कौन है इससे मतलब नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन ये सेट है या नहीं, ये फर्स्ट वाला ये सेट है, सेकंड वाला सेट है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको, आप 1 मिनट के लिए सोचो और उसके बाद मैं फिर सॉल्यूशन आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट वन, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो ऐसा होता है कि रोल नंबर जो भी दे रखा है सबको एक यूनिक रोल नंबर ही दिया होता है और पता होता है कि इतने बच्चे ही हैं इस क्लास में। ऑफ कोर्स कभी एक्सेप्शन होता है कि आपके नए बच्चे कोई उस क्लास में आ रहे हों तो फिर उनको ऐड कर लिया जाता है और उसके बाद वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। इसलिए ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास है, वो एक सेट है। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो तो वो आपने किसी के लिए पूछा कि मान लो कि एक बच्चा रोल नंबर 18 इस क्लास का स्टूडेंट है या नहीं, तो आप अलग अलग बच्चों से पूछोगे तो वो बताएगा, एक ही जवाब उनका आएगा कि यस वो है, या ऑफ कोर्स या नहीं है, जो कुछ भी बोल सकता है। या फिर आपने किसी बच्चे का नाम लेकर के पूछा कि ये बच्चा इस क्लास का स्टूडेंट है या नहीं, तो वो उन ज़्यादातर बच्चों के जवाब एक ही आएंगे। तो वो क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आपका सब का पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। किसी के लिए बेस्ट एक्टर अलग होंगे, किसी के लिए बेस्ट अलग होंगे। कोई कहेगा मैं तो पुराने ज़माने का फ़ैन हूँ तो मुझे तो पुराने ज़माने के एक्टर्स पसंद है, या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। या कोई कहेगा मुझे ये पसंद है, कोई दूसरा बोलेगा नहीं वो मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ये पसंद है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर वेल डिफाइंड एक बेस्ट एक्टर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास वो सेट है, सिंस वेल डिफाइंड। बेस्ट एक्टर इन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री नॉट अ सेट, क्योंकि पर्सपेक्टिव आपका सबका डिफ़र करता है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेट के बारे में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये सेट है भी या नहीं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। मेथड्स, अब हमने एक सेट के बारे में समझ लिया तो मेथड समझते हैं कि मेथड्स किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट को। तो 2 मेथड होते हैं सेट रिप्रेजेंट करने के। एक को बोलते हैं हम रोस्टर या और टेबुलर फॉर्म। उसमें आपका सब कुछ साफ साफ लिखा होता, जो भी आपका सेट के एलिमेंट्स हैं उसको बहुत ही साफ लिखा होता इन ब्लैक एंड वाइट। नथिंग लेफ्ट टू इमेजिनेशन, नथिंग लेफ्ट फॉर कैलकुलेटिंग और समथिंग। जो कुछ है सामने है, आपको उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कुछ उसको सोचना नहीं है, सब कुछ सामने लिखा है और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो क्लियर कट टर्म्स में लिखा होता है। जैसे यहाँ पर अगर सेट ए की बात करें तो इसके एलिमेंट्स ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, CLAS। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ हमें चेंज नहीं करना, बस ऐसे एज इट इज़ है। अब सेट बिल्डर फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो ये इसमें हम रूल्स डिफाइन करते हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टी या रूल एक हम बता देते हैं और उससे आपको निकालना होता है कि इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे। ये एज सच क्लियर कट नहीं बताता है कि ये एलिमेंट है, ये एक रूल बता देता है और उस रूल को जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो उसके उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कह रहा है कि एक सेट ए है और वो सेट जो है वो लेटर है किस वर्ड का, क्लास वर्ड का। तो इसके आप अगर देखो तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए, इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ रही है। CLA और S, फिर S 2 बार आ रहा है, तो यहाँ डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती, डुप्लीकेसी की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन ये एज सच इक्विवेलेंट होगा। आपके एस आप 2 बार लिखो चाहे 1 बार लिखो, तो आप एक ही बार लिख लो। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोनों एज सच एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपने उसे रूल के थ्रू डिफाइन किया तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और जहाँ पर आपने क्लियर कट टर्म्स में सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गया। तो इस तरह के कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको इंटरचेंज करना होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर में चेंज करना होता है या रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सेट ए है और वो किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड है, और वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स, ए का जो एलिमेंट है वो x है और x इज ए पॉजिटिव इंटीजर
एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब एक x जो है वो इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर है जो आपका एक्स स्क्वायर जहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 40 के बराबर होगा। तो हम इंटीजर्स पे जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू किया, 1 देखा, 1 2 3 4 5 और 5 का हमने देखा 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 लेस देन 40 है, सेटिस्फाई कर रहा, मतलब इस कंडीशन को। 7 का देखा, 7 स्क्वायर तो 49, 49 इज़ ग्रेटर, सो 7 इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ा, रोस्टर फॉर्म के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। और रोस्टर फॉर्म में वो क्लियर कट बता रखा रहता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 8 16 32। तो इस पर आप 1 मिनट सोचिए, अपने से बना के देखिए। अगर नहीं बनता तो ऑफ कोर्स हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे क्या होगा ये एक्चुअल में। चलिए बताते हैं क्या है इसका। तो ये है 2 टू पावर x, जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू हम देंगे। यहाँ पर हमें एक और चीज़ लिख देनी चाहिए थी, x एलिमेंट ऑफ इंटीजर, x एलिमेंट ऑफ z, इंटीजर का एलिमेंट होगा 2 टू पावर, या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसे, है ना। तो x एलिमेंट ऑफ z बोल सकते हैं इसे। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 देखे तो 2 का पावर 3 ये हो गया, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि ये हमारा, इसको हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़े और भी आपके वेरिएशंस हो सकते हैं, कुछ आप चेंज करके भी लिख सकते हो, दूसरा कोई रूल भी आप लगा सकते हो जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। ऑफ कोर्स वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस कभी इस पर भी आ जाते हैं, इसलिए ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हमने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, अब टाइप्स ऑफ सेट समझते हैं कि सेट के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हमने पहला टाइप है एम्प्टी सेट, नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसे हम नल या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट, नल, वाइड सब एक ही रहा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस लेटर से जिसको फाई कहते हैं, 0 लिख के ऐसे कर देते हैं तो ये फाई बन जाता है। या एक दूसरा तरीका है कि हम उसे रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से, बिल्कुल कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किया और एंड कर दिया, कोई एलिमेंट बीच में नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और इसमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तो फिर भी आप कुछ ऑप्शंस लिख सकते हो कि x सेट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 0 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ n, दैट इज x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो कोई पॉसिबल होता ही नहीं, 0 भी इवन नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 से लेस की तो बात ही नहीं उठती, तो नेगेटिव तो कभी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है सिंगलटन सेट। तो ये भी नाम से क्लियर है कि सिंगलटन मतलब जिसके एक ही एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट, तभी वो सिंगलटन सेट होगा। तो अगर एक सेट मेरे मान लेते हैं कि ये जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख रखा है, तो एक सेट में एक एलिमेंट हमने 5 डाल दिया और वो एक सिंगलटन सेट होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो ए सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, ये सब दोनों आर रियल नंबर के एलिमेंट हैं। तो इसका अगर हम देखें तो कौन सी x की क्या वैल्यू आ सकती है, x की बस एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर सकती है, वो है वैल्यू 0। तो इसलिए ये हमारा सिंगलटन सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही एलिमेंट है प्रेजेंट, उसके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आगे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी नाम से थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही है। फाइनाइट मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें। ऑफ कोर्स उसमें एम्प्टी सेट भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट ही है। और इनफाइनाइट में आपका जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट हो गया, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट। और तो इस तरह से जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
डी इज़ द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कॉर्नर्स अगर हम बात करें तो स्क्वायर के तो 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो आपको पता है कि 4 कॉर्नर्स जो हैं तो वो एक फाइनाइट सेट हुआ, और ए बी सी डी है तो उसके आपके कॉर्नर जो होंगे वो ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपके 4 एलिमेंट हुए उस सेट के, ठीक है, ये कॉर्नर्स हो गए आपके, और ये फाइनाइट ही होगा, है ना। लेकिन अगर दूसरा जो कहता है ई इज़ ए सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का है, तो इंटीजर्स तो आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इस तरह से चलता है ना, कि माइनस इन्फिनिटी से आपका वो चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आपका इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, -1 0 1, और इस तरह से चलते हुए वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो इस तरह से आपके एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में भी सोच के देखो क्या है वो, तो उसका भी आंसर बता देता हूँ। वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें मिल रहा है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब हमने टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ लिया, तो अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम आगे यूज़ करेंगे सेट थ्योरी में, उसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट वन है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का तो यहाँ समझते हैं, इनफाइनाइट की क्यों बात कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे और उनको डिस्टिंक्ट होना होगा, अगर सेम डुप्लीकेसी है तो वो आप इग्नोर कर लेना, ठीक है, और उसे हम ऑर्डर ऑफ दिस सेट कहते हैं। इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, और इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो ये हमारा कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, ए एक सेट है, हम इसके 4 एलिमेंट्स हुए ए बी सी डी, तो इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट 4 होगा। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंट करना और देखना है कि डुप्लीकेसी है या नहीं। अगर डुप्लीकेसी है तो उसे इग्नोर करिए और उसके बाद आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए। अब इक्विवेलेंट सेट आता है नेक्स्ट टर्म। तो ये क्या कहता है कि अगर, अच्छा एक चीज़, अभी हमने एक चीज़ यहाँ पर हमने देखा था कि ये फाइनाइट सेट क्यों कह रहे हैं, कि फाइनाइट का ही कुछ नंबर होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट का तो इन्फिनिटी होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट ही की बात केवल हम करते हैं। इक्विवेलेंट सेट नेक्स्ट, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उनको इक्विवेलेंट हम कहेंगे अगर उनका कार्डिनल नंबर और उनका जो ऑर्डर है उसको बराबर हो। कार्डिनल नंबर ऑर्डर एक ही चीज़ होती है ना, तो वो अगर बराबर हो तो उनको इक्विवेलेंट कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमारे 4 एलिमेंट है, 4 अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी डी, और सेट बी जो है उसके भी 4 एलिमेंट्स हैं एल एम एन और के। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनका बस अगर हम देखें तो काउंट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल है 4 4। ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट वो देखना होता है कार्डिनल नंबर, अगर वो इक्वल हो गया तो ये दोनों को हम इक्विवेलेंट कह देते हैं। अब इक्वल सेट पे आते हैं, तो इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट में दो सेट को अगर हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हो, वो सेम होने चाहिए, तभी उनको हम तभी उनको हम इक्वल सेट कह सकते हैं, और उनको डिनोट करेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए इज इक्वल टू बी इस तरह से डिनोट कर देते हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो उनको कहेंगे ए नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो जैसे कि अगर हम ऊपर वाले उस सेट की बात करें तो ये सेट जो दोनों ए और बी थे, जहाँ पर ए का एलिमेंट ए बी सी डी था, बी का एलिमेंट जो थे वो एल एम एन के थे, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन इक्वल सेट नहीं हैं क्योंकि उनके एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, वो सेम नहीं हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, यहाँ कुछ दूसरे ही एलिमेंट्स हैं, तो
लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इन दो की बात करें ए और बी सेट की, तो ए बी सी डी यहाँ पर है, यहाँ डी सी ए डी ए बी। तो इनके अगर बी को हम लिख लेते हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिख करके देखते हैं, तो डी आया, सी आया, ए आया, डी फिर से यहाँ पर डुप्लीकेट है तो इसे इग्नोर कर दो, इसे हमने इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ पर ए देखा, ए भी डुप्लीकेट है तो इसको भी इग्नोर कर दो, और उसके बाद हमने देखा बी। तो डी सी ए बी ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डी इसमें एग्जिस्ट करता है, सेट ए में एग्जिस्ट करता है जी, यहाँ पर कर रहा है। सी भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ए भी एग्जिस्ट करता है, और बी जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि सब के सब एलिमेंट्स सेट ए में भी एग्जिस्ट हैं करते हैं, इसलिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है। तो इसका मतलब हमें दो चीज़ें समझ आई, एक हमें हमेशा इग्नोर करना चाहिए जो भी हमारा डुप्लीकेसी जहाँ पर भी है, और सेकंड चीज़ ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर हम कहीं भी सेट लिख सकते हैं, ये ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपको सेम इसी ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर आप कुछ भी चेंज करके भी लिख सकते हो तो भी वो सेट्स इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि a इज इक्वल टू बी है, ये दोनों सेट। अब नोट मैं जब बताऊं तो उसका मतलब नॉट टू बी मिस्ड, कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है यहाँ पर। ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स आर रिपीटेड। जब रिपीटेड होता है तो फिर वो हम इग्नोर कर लेते हैं, डुप्लीकेसी को हटा देते हैं। तो वो वही चीज़ें कह रहा है कि आपके जो भी आपको कभी भी देखना होता है तो आपको सब कुछ चेक करना है कि सब एलिमेंट एक दूसरे में एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे कि सेट सब एलिमेंट जो हमने देखा, यहाँ बी के सब एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और ए के सब एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर वैसा होता है तब आप सेट को दोनों इक्वल कह सकते हो, ठीक है। और ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती। आगे चलते हैं, आगे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई थोड़ी। तो इसमें जो है सबसेट, ये नेक्स्ट टर्म जो है सबसेट। और सबसेट क्या होता है? सबसेट हम तब उसे एक सेट ए है और इसे सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि सब के सब एलिमेंट ए के जो हैं वो बी में होने चाहिए, तभी ए को सबसेट कहा जाएगा बी का। और इसे डिनोट करते हैं हम इस तरह से, ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी को सिंबॉलिकली हमने बताया, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, implies एलिमेंट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कि जो भी एलिमेंट ये इसके होंगे वो उसके भी होंगे। जैसे कि अगर मेरा एक सेट ए जो है वो इस तरह का रहता, सेट ए मेरा केवल 1 को कंटेन करता, ये मेरा अगर ए रहता तो ए सबसेट बी का होता, क्योंकि बी में आपके 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं और बी में केवल एक ही एलिमेंट है और वो कंटेंट है उसमें सेट बी में, इसलिए वो इसका सबसेट है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ए मेरा सेट था, 1 2 3 उसके एलिमेंट्स है। तो मान लेते हैं 1 2 3, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिया कि केवल एक एलिमेंट था, 1 2 3 भी अगर मान लेते एलिमेंट रहता, ये तीनों एलिमेंट इसके रहते, 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट इसके होते सेट ए के, तो भी वो एक सबसेट ही होता बी का, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर एक और वर्ड है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब वो, जैसे मान लिया ये मेरा सेट बी है, इसके कुछ एलिमेंट को आप छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट ले लो। जैसे ये अगर मान लिया ये मेरा ए एक सेट अंदर ए है और ये ऊपर वाला सेट बी है, कंप्लीट सेट, तो ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट, बी के कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो इसमें कंटेन नहीं होते। और अगर मान लो कि दूसरा सेट सी जो है वो भी इक्वल है बिल्कुल, ये बी और सी दोनों बराबर ही हैं, तो उनको हम ऑफ कोर्स ये बोल सकते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ सी
और C इज़ द सबसेट ऑफ B, लेकिन उसे प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि आपके कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो उस सेट में ना हो। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर है, ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि उसमें 4 नहीं है, यहाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है B में, इसलिए उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर C मेरा जो सेट है वो 1 2 3 4 है, वो इक्वल है बी के, सेट बी और सेट सी दोनों बराबर हैं, इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भी सी जो सेट है ये भी इक्वल है अपना, इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी उसको हम बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों के एलिमेंट बराबर हैं। तो बराबर हो तो फिर आप सबसेट कह सकते हो, या कम हो तो भी आप सबसेट कह सकते हो। और प्रॉपर सबसेट के लिए आपको कुछ उससे छोटा ही एक सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? चलिए आगे चलते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ केवल सेट में नहीं और आगे भी काम आता है। तो ओपन एंड क्लोज को यहाँ समझते हैं। ये मैंने एक लाइन नंबर बना लिया है, लाइन नंबर में 0 इस तरफ है और 1 2 ए और बी मैंने एक एलिमेंट इस तरह से ए बी दो नंबर्स ले लिए हैं। अब इस तरह से लेते हैं हम, ये हमने एक लाइन लिया, चलो फिर से बनाना होगा। इस लाइन नंबर पर हमने ये ले लिया, तो यानी कि मेरा ए इंक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो जो इंक्लूड होता है उसको हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से लेते हैं, ए से ले करके बी तक गया, लेकिन बी मेरा इंक्लूड नहीं है। और नॉट इंक्लूडेड के लिए हम एक हॉलो सर्कल ले लेते हैं। हॉलो सर्कल मेरा डिनोट करता है कि नॉट इक्वल टू, अगर लाइन नंबर में डिनोट हम इस तरह से करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो अलजेब्रिकली इसको ऐसे डिनोट करते हैं कर्व्ड ब्रैकेट से। कर्व्ड ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये बिलोंग नहीं करता, ये ओपन इंटरवल है, और क्लोज्ड इंटरवल होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी कि ये भी इंक्लूडेड है। तो उसको इंक्लूजन के लिए इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे कोई एक एलिमेंट और भी दिखाना होता कि 1 भी उसमें इंक्लूडेड है, तो इसको मैं इस तरह से दिखा देता। एक हॉलो वो सर्कल नहीं होता, ये सर्कल जो होता वो पूरी तरह से भरा हुआ फिल्ड रहता, फिल्ड सर्कल होता, तो वो मेरा हो जाता कि वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे केवल एक ये दिखाना होता कि दिस कंटेन्स दीज 0 और 1 एलिमेंट मेरा होता, केवल मान लेते हैं, तो उसे मैं दिखाता 0 इज़ इंक्लूडेड एंड 1 इज़ इंक्लूडेड। 0 से 1 तक मेरे सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्लोज्ड इंटरवल से दिखाता, और यहाँ पर मुझे ये दिखाना था कि बी इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लियर है? ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। और इसे लाइन नंबर में शो करना भी आप समझ लो कि जहाँ इंक्लूडेड नहीं है वहाँ पर आप वो दिखा देते हो एक हॉलो सर्कल, और जहाँ केवल एक लाइन एक एलिमेंट ही इंक्लूड करना है तो वहाँ आप उसे डार्क सर्कल से डिनोट करते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट। तो पावर सेट, जैसे कि नाम से ही थोड़ी सी चीज़ें हमें क्लियर हो सकती है कि पावर सेट तो पावरफुल काफ़ी सेट होगा ये। तो पावर सेट में जितने भी आपके सबसेट्स हैं वो सारे के सारे सबसेट इंक्लूड करेगा वो पावर सेट। तो सचमुच में ये ऑफ कोर्स ये पावरफुल सेट हुआ ये। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ए से, पी ए इस तरह से डिनोट किया, ठीक है। इसमें जितने भी सबसेट आपके एक सेट के बन सकते हैं वो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ए मेरा एक सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो उसके पावर सेट ऑफ ए यानी कि हर सबसेट की बात करें तो वो होगा, पहला तो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिया एक 1 एलिमेंट एट ए टाइम लिया, तो उसका सबसेट कौन सा बनेगा? 1। और फिर 2 अलग अलग इनको लिया, फिर इन दोनों को साथ में लिया तो 1 2।
तो जितने भी आपके सबसेट्स थे इस सेट के, वो सब के सब आपने इसमें इंक्लूड कर लिए और तब जा करके हमारा पावर सेट बना है। ठीक है। तो अब इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो हमने पढ़ा था कि वो n से निकलता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट, ये कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर भी बोल सकते थे, यहाँ ओ भी लिख सकते थे। पावर सेट में आपके काफ़ी एलिमेंट्स हुए और ये उसका कार्डिनल नंबर बता रहा है। ठीक है, तो वो कितने होंगे, वो होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 का पावर n। तो यहाँ पर मेरे जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 4 एलिमेंट्स दिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 आपका पावर सेट के कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक, या एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये जो है इसके एलिमेंट्स हम सिंपल एलिमेंट्स के टर्म में नहीं लिखते हैं, वो भी सबसेट है। सबसेट खुद एक सेट होता है, इसलिए वहाँ पर भी हमने एक सेट को दिखा रखा है। यहाँ पर आप देख लो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करने की है। चलिए अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम एक कभी भी हम बताते हैं कि इसका एक बहुत ही बड़ा सेट, तो ये जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ बताना होता है। जैसे एक हम बात करें कि हमें कुछ नंबर की बात करनी है, 2 3 4 18 85, इस तरह के कुछ नंबर्स की बात करनी है, तो हम वहाँ पर एक उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर हो, 1 हो या उससे बड़ा हो, तो वहाँ हम एक नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं। तो इस तरह जहाँ पर एक हम कुछ उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक उससे बड़ा सा, जिसमें कि सारे के सारे आपके जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो वो फुलफ़िल हो जाए, तो उस तरह के सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि उस एग्जांपल में हमारा एक नेचुरल नंबर आ गया। अब इसको पढ़ के देखते हैं क्या कहता है ये, कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट विच इज़ रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और उसको इसी सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि उस केस में हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एन नेचुरल नंबर जो था वही यूनिवर्सल सेट था। तो यूनिवर्सल सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, वो यू से डिनोट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि उससे बड़ा होता है, इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर हुआ तो रैशनल नंबर हम उसके लिए ले सकते हैं। या फिर हम रियल नंबर, हमारे जितने भी रियल नंबर है वो तो सबका ही एक सबसे बड़ा सेट होता है, तो इन सब में हम वो कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट हमारे नॉर्मल, जहाँ हम कम और चीज़ें नहीं ला रहे हैं तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा वो रियल नंबर सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसको और चीज़ें हमें थोड़ी सी और क्लियर होगी, अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम वैसे ही एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे जो कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इन सब जो रिलेशनशिप हमने सेट्स के बारे में पढ़ी है तो उसको एक डायग्राम के फॉर्म में, ये तो हमने अभी तक जो भी बताया वो अलजेब्रिक फॉर्म में बताया है, तो इन सबको हम बताने के लिए कुछ डायग्राम के फॉर्म में अगर बताना चाहें तो वो जब हम डायग्राम फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि एक वेन डायग्राम हमने यहाँ पर भी यूज़ कर लिया, ये जैसे यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और ये वेन डायग्राम ही है एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हम और चीज़ें भी समझेंगे। जैसे सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सेट हमारा एक सर्कल के फॉर्म में हो गया, या यूनिवर्सल सेट हमारा एक रेक्टेंगल की बात कर ले तो वो हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया। ठीक है, इस तरह से डिनोट जो हम करते हैं उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। चलिए अब नॉट टू बी मिस्ड वाली थिंग्स है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कवर कर लिए होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
जो भी एक सेट होगा वो खुद का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि हमने पावर सेट में भी देखा था वो जब भी होता है तो वो खुद का तो खुद का सबसेट होता ही है, तभी उसे हमने यूज़ किया था। जैसे पावर सेट में आ जाते हैं, पावर सेट में दिख जाएगा हमें कि जैसे 1 2 जो सेट था उसके हमने सबसेट्स निकाले थे, तो उसके सबसेट्स में 1 2 खुद भी आया था। ठीक है, तो ये इस तरह से सबके सब होते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो भी हमें पता ही है कि एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट होगा ही ऑफ कोर्स। नेक्स्ट कहता है A is a subset of B and B is a subset of A implies A equal to B। देखिए, एक दूसरे के सबसेट, खुद का खुद सबसेट तो हो ही सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा केस है कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B भी सबसेट है A का, तो वो केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। उसके अलावा कभी कोई और कंडीशन में, जैसे मान लो ये A है और सेम यही B है, तो A सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ A, केवल उसी केस में ये कंडीशन पॉसिबल है। ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है कि A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, जब दोनों B A और B इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 1। ये तो हमने देख ही लिया था, फाइनाइट सेट की बात कर रहा है तो वो इतने ही होंगे, 2 टू पावर n। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। ये तो कंप्लीट सबसेट थे और ये प्रॉपर सबसेट, यानी कि आप इक्वल वाले जो है वो खाली टर्म हटा दो कि सेम एलिमेंट जिसमें हो, खुद ही, मतलब जो एलिमेंट जो हमने एक सेट लिया था जो खुद ही था उसे हटाना है, यानी कि एक हमने उससे सबसेट हटाया है। तो प्रॉपर सबसेट की बात करें तो उसमें से सबसे बड़ा वाला सबसेट जो था जो खुद का ही था, खुद ही था, वो सबसेट आपने हटा दिया, तो वो नंबर हो गया 2n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स -1। ठीक है, तो वो ये नंबर हो गया प्रॉपर सबसेट्स का। एम्प्टी सेट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ये प्रॉपर सबसेट ही होगा ना, क्योंकि ये तो कोई सा भी आप नंबर एलिमेंट ले लो, मान लो एक सेट A है, उस सिंगलटन सेट ही है ये मेरा, इसमें मेरा एक ही एलिमेंट है, तो इसका भी आपका फाई तो एनीवेज प्रॉपर सबसेट होगा ही होगा, है ना। तो फाई जो है वो प्रॉपर सबसेट हर सेट का होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद का केवल नहीं होता, अदरवाइज सबका होता है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑर्डर ऑफ सेट A ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 1 and 100 के बीच जितने भी इवन नंबर्स है उसका आपको ऑर्डर बताना है, यानी कि उसका काउंट बताना है। तो इवन नंबर का हमने सेट E ले लिया, मान लेते हैं E हमारे कौन कौन सा होगा, 2 4 इस तरह से चलेगा, अप टिल 100 तक चलेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ E, या इसको ही कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ E, ये कितने होंगे, ये आपके टोटल देखा जाए तो 50 एलिमेंट हो गए, पहला है दूसरा, इस तरह से 50 एलिमेंट यहाँ बन गए आपके। चलिए नेक्स्ट देखें ऑड नंबर्स। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर को हम F ले लेते हैं, F इज़ इक्वल टू, तो कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 और इसी तरह से आप 99 तक चले गए। ठीक है, तो अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो वो क्या बनेगा, वो भी 50 ही बनेगा। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इज सेट A, अच्छा A और B थे ये असल में, तो A B लेने चाहिए थे। चलो हमने A ले लेते हैं इसको, A इज इक्वल टू E, ये B इज इक्वल टू F, है ना, ऐसा ले लेते हैं A और B। तो ये जो सेट A और सेट B है उसको इक्विवेलेंट कहा जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स इसके एलिमेंट तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन क्या वो इक्विवेलेंट हैं? तो यस इक्विवेलेंट है, क्योंकि अब उसमें केवल कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ही तो देखा जाता है, तो उन दोनों का जो कार्डिनल नंबर या ऑर्डर है वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द टू सेट्स इक्वल? इक्वल होने के लिए तो करस्पॉन्ड उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कोई एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा, इनफैक्ट सारे के सारे एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये इक्वल नहीं है, नो नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि
कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है विच टाइप ऑफ सेट इज़ द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो एक सेट ए है, उसका हम देखें कि ऐसे हमें ऑड नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 2 से डिविजिबल हो। अगर 2 से डिविजिबल है तो ऑड कैसे होगा? तो यहाँ तो फिर यही सेट एक बनता, यानी कि एम्प्टी सेट है ये। ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, ध्यान देने से समझ आ जाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्ट टू रोस्टर फॉर्म सी सच दैट सी इज सेट, और वो क्या है? एक्स इज एन एलिमेंट, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं मेरे? -2, -1, 0 भी एक इंटीजर है, और 1, 2। तो ये सारे मेरे एलिमेंट्स हो गए सेट सी के। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही प्लान था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। मैथ्स आर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट और सजेशन भी हमें भेजते रहें, वो हमें काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं और हमें कहीं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताते हैं। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।